आज हम भारतीय साहित्य की एकता के आधारभूत तत्व के बारे में जानेंगे। भारतीय साहित्य से अभिप्राय है भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं एवं शैलियों का विपुल साहित्य। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं और बोलियों का उल्लेख है, उनका साहित्य अत्यंत समृद्ध है। और यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी भाषाओं में साहित्यिक धाराएं लगभग समानांतर रूप में प्रवाहित होती रही हैं। इसके साथ ही इन सभी भाषाओं का राष्ट्रीय चेतना और उसमें आने वाले परिवर्तनों के साथ एक जैसा संबंध रहा है तथा ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों से एक जैसे प्रभावित रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की सभी भाषाएं और उसका साहित्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए भारत की इन विविध भाषाओं में लिखे गए साहित्य को भारतीय साहित्य के रूप में जाना जाता है। यह जानना आवश्यक है कि साहित्यिक धारा, विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और सामाजिक सरोकार के धरातल पर भारतीय साहित्य में जो समानताएं मिलती हैं, उन्हें भारतीयता के तत्व या घटक कहा जा सकता है। इन घटकों के आधार पर जब हम भारतीय साहित्य की एकता को देखने लगते हैं, तब इसकी विविधता सामने आ जाती है, और जब हम इसकी विविधता को परखने चलते हैं, तब इसकी एकता दिखाई देने लगती है। कह सकते हैं कि भाषाई विविधता के बावजूद भारतीय साहित्य अपनी संवेदना और स्वरूप में एक दिखाई देता है। अपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य एवं साहित्यिक संवेदना के संदर्भ में भारतीय साहित्य एक है। भारतीय साहित्य विविध भाषाओं के साहित्य का संचित कोश है। तत्व रूप में भारतीय साहित्य एक इकाई है। उसका समेकित अस्तित्व भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त एकता को अभिव्यक्त करता है। भारत की विविध भाषाओं के साहित्य की समष्टि का नाम भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य की विविधता में एकता सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है, इसलिए भारत के अलग अलग राज्य और क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषाओं और बोलियों का होना स्वाभाविक है। विविधता के बाद भी इसके भीतर एकता के सूत्र सरलता से खोजे जा सकते हैं। भारतीय साहित्य में भाषा के स्तर पर भले ही विविधता देखने को मिलती है, लेकिन संवेदना और विचार की दृष्टि से संपूर्ण साहित्य भारतीयता की पहचान को अभिव्यक्त करता है। दक्षिण का साहित्यकार भी उसी संवेदना को भिन्न परिवेश में प्रस्तुत करता है, और उत्तर भारतीय भाषा का साहित्यकार भी। वास्तव में एकता की दृष्टि से भारतीय भाषाएं एक दूसरे के समीप हैं, और उनमें केवल भौगोलिक एवं भाषा के कारण पार्थक्य दिखाई देता है। वास्तव में समतत्व या समभाव साहित्य का आधार तत्व है। साहित्य शब्द में ही सहभाव समाया हुआ है, जिसमें अर्थ और विचार का सहभाव रहता है। भारतीय साहित्य की एकता के आधारभूत तत्वों को हम सर्वप्रथम भारतीय साहित्य के जन्म काल और विकास क्रम से समझने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि भारतीय भाषाओं के विकास क्रम में वैदिक एवं लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश एवं अन्य भारतीय भाषाओं को समाहित किया जाता है। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का समय 19वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक स्वीकार की जाती हैं। दक्षिण प्रदेश में तेलुगु और कन्नड़ भाषा में साहित्य की रचना 11वीं शती और 12वीं शती से शुरू होता है। इससे पूर्व तेलुगु, कन्नड़ एक ही भाषा के रूप में स्वीकार किए जाते थे। इसी प्रकार गुजराती और राजस्थानी भाषा में जो अलगाव है वो 13वीं और 14वीं शताब्दी से दिखाई देता है। हिंदी से उर्दू का अलगाव पिछले 600-650 वर्षों की देन है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा तमिल और आधुनिक काल में जन्मी उर्दू भाषा को छोड़कर भारत की लगभग सभी भारतीय भाषाओं का जन्म काल प्रायः समान है। जन्म काल के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय साहित्य के विकास के चरण भी आश्चर्यजनक रूप से समान दिखाई देते हैं। सभी भारतीय भाषाओं का आदिकाल
15वीं शती तक मिलता है एवं पूर्व मध्यकाल की समाप्ति मुगल साम्राज्य के अंत अर्थात 7वीं सदी के मध्य में या उत्तर मध्यकाल में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के साथ होती है। अंग्रेजों के आगमन के बाद समस्त भारतीय साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं के अधिकांश साहित्य का विकास क्रम लगभग एक जैसा है। सभी भाषाओं के साहित्य को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल। भारतीय साहित्य के समान जन्मकाल और विकास क्रम की तरह समान प्रेरणा भूमि के संदर्भ में हम देखते हैं कि ऋग्वेद को भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। आगे चलकर समस्त वेद भारतीय भाषाओं के साहित्य का प्रेरणा स्रोत बना। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, महाग्रंथ भी परवर्ती युगों के साहित्यकार के प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथ जैसे वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक साहित्य आदि परवर्ती साहित्यकारों की आधारभूमि दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय भाषाओं के परिवार अलग अलग है, उसकी भाषिक संरचना में भी अनेकता है और शब्द भंडार भी अलग है। फिर भी सभी भाषाओं के साहित्य की आधारभूमि संस्कृत साहित्य ही दिखाई देती है। प्राचीन वैदिक संस्कृत, पालिक, प्राकृत साहित्य से प्रभाव ग्रहण करता हुआ परवर्ती साहित्य आगे विकास करता है। विद्वानों के अनुसार 10वीं शती से लेकर 15वीं से 16वीं शती तक समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य या तो संस्कृत के ग्रंथों का रूपांतरण के रूप में विकसित हुआ या उनसे प्रभाव ग्रहण करता हुआ अपने मौलिक स्वरूप में आगे बढ़ता रहा। कह सकते हैं कि प्राचीन वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाङ्मय से प्रेरणा प्राप्त करते हुए समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य की रचना हुई। इसी कारण समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य में एकरूपता दिखाई देती है। समान सांस्कृतिक आधारभूमि। भारतीय समाज में उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम और मध्य भारत में सर्वत्र राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा सांस्कृतिक परिस्थितियों में समानता देखी जा सकती है। प्राचीन साहित्य भक्ति काल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन से उद्वेलित रहा। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नयनमारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इसलिए कहा गया, भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद। पिछली शताब्दियों में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो हुए, उनका प्रभाव देशव्यापी था और इस आधार पर अगर हम ये देखें तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद उसकी कई शाखाओं शैव शाक्त के प्रभाव से नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ, जो ईसा की 2वीं शताब्दी के आरंभ में और उत्तर में तिब्बत आदि तक, दक्षिण में पूर्वी तट के प्रदेशों में, पश्चिम में महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में और पूर्व में प्रायः सर्वत्र प्रसारित हुआ। इन संप्रदायों में योग की प्रधानता होने पर भी नाथ सिद्धों के सिद्धांत और साधना में जीवन के उच्च विचारों और संवेदनशील भाव पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई। भारतीय भाषाओं के विकास के प्रथम चरण में इन संप्रदायों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। बाद के युगों में इसके उत्तराधिकारी के रूप में संत संप्रदाय, जिसमें कबीर इत्यादि आते हैं, सूफी संप्रदाय का प्रसार पूरे देश में हुआ। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से सूफी संतों का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में अधिक था। फिर भी दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों में इसके अनेक संप्रदाय थे और वहाँ भी अनेक प्रसिद्ध सूफी संत हुए। संपूर्ण भारत की एकता का यह एक मजबूत तंतु था। सूफी संतों के समान वैष्णव आंदोलन का प्रभाव भी समूचे देश पे पड़ा। इसके साथ रामकृष्ण की भक्ति की अनेक धाराओं का प्रचार प्रसार पूरे देश में दिखाई दिया। मुगलों के आगमन के बाद मुस्लिम संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव भी निरंतर बढ़ता रहा। ईरानी संस्कृति के अनेक आकर्षक तत्व, वैभव विलास, अलंकरण आदि भारतीय जीवन में घुल मिल गए, जिससे एक नई दरबारी या नागर संस्कृति का आविर्भाव हुआ। किंतु ये संस्कृति जितनी तेजी से बढ़ी, उतनी ही शीघ्रता के साथ अपना आकर्षण खो बैठी और इस संस्कृति का अगर भारतीय साहित्य में जिस रूप में प्रभाव पड़ा, उस युग को हम रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। मुगल शासन के पतन के साथ ही पश्चिम के व्यापारियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आगमन हुआ, जो अपने साथ पाश्चात्य शिक्षा व संस्कार लेकर आए।
19वीं शती में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व पूरे देश में स्थापित हो गया था और उनके आने के बाद ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रसार प्रचार होने लगा। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क के बाद आधुनिक युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारतीय साहित्य में प्राचीन संस्कृति से लेकर मुगलों के प्रभाव व धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन तथा अंग्रेज़ों के आगमन से आधुनिकता आदि की समावेशी दृष्टि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक सहज एकात्मकता के रूप में देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं समान राजनीतिक आधार भूमि की। भारतीय इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुगल शासन के लगभग 150 वर्षों तक पूरे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में घनिष्ठ संपर्क बना रहा। मुगलों की सत्ता खंडित हो जाने के बाद भी यह संपर्क टूटा नहीं, किंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि राजपूतों में कोई एक छत्र भारत सम्राट नहीं हुआ। इस कारण भारतवर्ष में अनेक भागों में उनके राजवंश शासक रूप में शासन कर रहे थे। भारतीय क्षेत्रों के अलग अलग शासक होने पर भी उनकी शासन प्रणाली लगभग एक समान थी, जिसे सामंती शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। मुगल शासन के पतन के साथ कालांतर में जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ तो उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित कर भारतीय एकता को और भी सुदृढ़ कर दिया। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य के स्वरूप में 4 विभिन्न धाराएं दिखाई देती हैं, जो उनके एकता के आधारभूत तत्व कहे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में धार्मिक व आध्यात्मिक धारा का जो प्रवाह है वो देखते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम वैदिक युग के बाद बौद्ध और जैन दर्शन से प्रभावित करुणा, विश्वास, त्याग संबंधी जनाश्रित धारा देखते हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम मध्यकाल में निर्गुण एवं सगुण धारा के अंतर्गत इस्लाम से प्रभावित सूफी संतों के प्रेमा भक्ति का उदय तथा राम और कृष्ण भक्ति का देशव्यापी भक्ति आंदोलन। चौथे बिंदु में हम ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगीज लोगों के आगमन के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक चेतना की धारा से समाज सुधार और नवजागरण का उदय देखते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये सभी धाराएं पृथक ना होकर समानांतर चलते रहे और महाधारा बनकर भारतीयता की अवधारणा को शक्ति प्रदान करते रहे, और यही भारतीय साहित्य के एक समान आधारभूत तत्व बनते रहे। इसके बाद हम भारतीय साहित्य की सामासिकता के संदर्भ में भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों के समाविष्टि हो जाने से उसका रूप सामासिक या मिश्र संस्कृति का रहा है। वैदिक, बौद्ध, जैन, आर्य, द्रविड़ आदि सभी संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति की अभिन्न महाधारा बनी। अपने मूल में यह सभी एक ही संस्कृति के विभिन्न रूप और प्रवाह हैं, जिसमें निरंतर रूपांतरण के सांस्कृतिक प्रक्रिया का एक अभिन्न प्रभाव मिलकर महाधारा के रूप में सामने आया। कहने का अभिप्राय ये कि वैदिक, बौद्ध, जैन, आर्य, द्रविड़ अलग अलग संस्कृतियाँ भले ही भारत में आती रही, लेकिन अंत में ये सारी संस्कृति मिलकर एक भारतीयता के रूप को उजागर करती रही। यहीं पर हम यह भी जान लेते हैं कि इस धारा का जो संस्कार है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के सभी आधुनिक भारतीय कवि, चिंतक, कलाकार, समाज सुधारक, राजनीतिकों ने अपने अपने तरीके से किया। भारतीयता की संकल्पना अपने आप में जटिल और संश्लिष्ट तो है ही, फिर भी इसके कुछ मूलवर्ती घटकों के आधार पर भारतीय साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय साहित्य के सामान्य आधार हैं साझी परंपराएं, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि का साहित्य, साझे प्रभाव जैसे फारसी, पाश्चात्य, यूरोपियन साहित्य का प्रभाव। तीसरा, और हम कहें तो समान आंदोलन जैसे भक्ति व सूफी आंदोलन, सामाजिक सुधारवाद, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद एवं इससे संबंधित अनेक आंदोलन जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि।
अगला, हमारे रचनाकारों के साझे सामाजिक व सांस्कृतिक सरोकार, जैसे वर्ग, जाति, वर्ण, लिंग स्वातंत्र्य, मौलिक स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता आदि से जुड़ी चिंताएं। और अगला अगर हम कहें तो प्राचीन महाकाव्यात्मक साहित्य जैसे रामायण, महाभारत आदि का विभिन्न भाषाओं पर पड़ा समान प्रभाव। यानी ये पांचों बिंदु मिलकर भारतीय साहित्य की सामासिकता के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचार उल्लेखनीय हैं। उनका कहना है कि भारतीय साहित्य के स्वरूप में लोक और शास्त्र का द्वंद्व भी है और समन्वय भी। इसमें मार्गी, देशी, शास्त्राचार, देशाचार, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी चेतना का समाहार है। भारतीय साहित्य जितना अभिजात्य वर्ग का है उतना लोक धर्मी जन चेतना का। वेदों की संख्या 4 है तो नाटक 5वां वेद। चारवाक, लोकायत परंपरा का द्वंद्व रामायण महाभारत की वैष्णवी सनातन परंपरा से रहा है, तो जैन और बौद्ध धर्म की आचार संहिता दरअसल शाक्त और तांत्रिक कर्मकांड के विपक्ष में उभरी है। वस्तुतः भारतीय साहित्य की भारतीयता विविध धर्मी, विविध वर्णी तथा विविध जातियों एवं विविध विचारधाराओं की समन्वित धरोहर है। यह एकता में अनेकता अगर सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर है तो अनेकता में एकता दार्शनिक और वैचारिक समाहार भाव में है। हम मातृभाषा और संपर्क भाषा के द्वंद्व में जीते हुए भी एक और अपनी प्रांतीय विशिष्टता को जीवंत रखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर वैश्विक भाषा साहित्य संदर्भ में अपनी भारतीय अस्मिता को बनाए रखते हुए चाणक्य, गौतम बुद्ध, कालिदास, अश्वघोष, कबीर, तुलसी, गांधी, तिलक के विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर मार्क्स और D.H. लॉरेंस आदि के विचारों को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। भारतीय साहित्य में अनेक प्रकार के विषय हैं जिनको हम सामासिकता के आधार पर समझ सकते हैं। यहाँ पर हर भाषा में अनेक विषय हैं और हर भाषा में हर विषय अपने मौलिक स्वरूप के साथ अभिव्यक्त हुए हैं, जो कथ्य के आधार पर तो एक दिखाई देती हैं, लेकिन जब साहित्य में ये आते हैं तो बार बार अलग होने के बाद भी एक और एक होने के बाद भी अलग लगती हैं। वे बातें शायद इसलिए हैं क्योंकि भारतीय चित्त और काल की सहज वृत्तियों के संदर्भ में ये जो भाव हैं या जो संवेदनाएं हैं, ये एक होने के बाद भी अपने अपने तरीके से विविध रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। सभी देशों में साहित्य सृजन में यद्यपि बहुत कुछ सामान्य प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है, फिर भी हर देश के साहित्य में कुछ आंतरिक अंतर हुआ करते हैं और यह अंतर जो है उस संबद्ध देश के निजी चित्त और मानस की उपज हुआ करते हैं। भारतीय साहित्य की कुछ अपनी विशेषता रही है। यहाँ पर साहित्य को ना तो सत्य का मिथ्यारोपण माना गया, न राजनीति और न समाज नीति का प्रतिपक्ष माना गया। यहाँ तो साहित्य को स्वायत्त सत्ता मानते हुए इसे ईश्वरकृत सृष्टि के समानांतर सृष्टि रचने का श्रेय दिया गया, जो कि भारत के लोकचित्त में मनुष्य, मनुष्येतर, धरती, आकाश, पशु पक्षी, नदी, समुद्र, पर्वत पर आदि सबको सम्मानजनक आत्मीयतापूर्ण स्थान दिया गया। इसलिए यह समग्र चित्त ही यहाँ के साहित्य में अभिव्यक्त होता रहा है। यही कारण है कि हमारे साहित्य में आधुनिक युग के पूर्व अलग से वर्ग विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या पर्यावरण विमर्श जैसे अस्मिता मूलक विमर्शों को स्थान ना देते हुए भी सबको यथोचित ढंग से समावेश किया जाता रहा है। भारतीय साहित्य में नाना द्वंद्वों, संघर्षों के उपरांत भारतीय लोकचित्त में बसे समग्र जीवन बोध की अभिव्यक्ति को प्रमुखता से स्थान देना भारतीय साहित्य का उद्देश्य रहा है। भारतीय चित्त और मानस की जो सहज प्रवृत्तियां रही हैं, वह है समन्वयात्मकता की प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मसातीकरण की।
भारतीय चित्त अंतर्वेशी काव्य की तरह ही समावेशी प्रवृत्ति का रहा है और यही यहाँ के दीर्घकालीन साहित्य सृजन में अभिव्यक्ति पाता रहा है। और यही वजह है कि भारतीय साहित्य विविधताओं में भी एकता और एकता में भी विविधता के बावजूद अपने सामासिकता को अभिव्यक्त करता है।